हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और आने के 100% संभावना है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आपको ए मीटर लिखना है और दूसरे बगल आपको वोल्ट मीटर लिखना है और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला अंतर, ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। जो ए मीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर में देख लीजिए, वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। जो वोल्ट मीटर होता है ये किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो ए मीटर होता है इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। यहाँ पे देख लीजिए तीसरा अंतर, इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। जो ए मीटर का स्केल होता है ये एम्पियर में अंकित होता है और इसमें देख लीजिए इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आपको क्या लिखना है? धोबिया सोडा लिखना है और दूसरे बगल आपको बेकिंग सोडा लिखना है और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। जो धोबिया सोडा होता है जिसे धोने वाला सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसमें देख लीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। जो धोबिया सोडा होता है इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग? तो कपड़ा धोने में करते हैं। और इसमें देख लीजिए दूसरा अंतर इसका कि इसका उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो खाद्य सामग्री बनाने में करते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देख लीजिए, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। जो धोबिया सोडा होता है इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और इसमें देख लीजिए इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो यहां पर देखिए पहला अंतर है, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है और बेकिंग सोडा का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। तीसरा अंतर देख लीजिए, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और इसमें क्या होता है? तीसरा अंतर इसमें देख लीजिए इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक एक उदाहरण लिखे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है, और इसके एक एक उदाहरण भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दो अभिकारक Ag और प्लस यहाँ पे क्या है Cl, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? AgCl बना रहा है। यानी ये दो अभिकारक आपस में मिलकर आपस में अभिक्रिया करके एक नया यहाँ पे उत्पाद का यहाँ पे निर्माण कर रहा है AgCl। इसे ही क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहां पे देख लीजिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है H2O, ये क्या है? जल है। और ये एक क्या है? यहाँ पे अभिकारक है, एक अभिकारक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी दो उत्पाद में बदल जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जितना भी हम सब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। धमनी और सीरा में अंतर लिखे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धमनी और सीरा में अंतर लिखे। तो आपको एक बगल धमनी लिखना है और दूसरे बगल आपको सीरा लिखना है और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर है कि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। जो धमनियां होती हैं इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती है। और सीरा में देख लीजिए सीरा की दीवारें पतली होती हैं। तो ये हो गया पहला अंतर कि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और सीरा की दीवारें यहाँ पे पतली होती हैं। तो ये हो गया पहला अंतर। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर है धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो धमनी होता है ये हृदय से शुद्ध रक्त को लेता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और सीरा में देख लीजिए सीरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर क्या है कि जो धमनियां होती हैं ये क्या करती हैं कि हृदय से शुद्ध रक्त को लेती हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और सिराएं क्या करती हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेती हैं और हृदय तक यहां पे लाती हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर यहां पे देख लीजिए धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। जो धमनी होती हैं उसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे देख लीजिए सीरा में कपाट पाए जाते हैं। तो ये हो गया यहां पे तीसरा अंतर कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं और सीरा में कपाट पाए जाते हैं। चौथा अंतर देख लीजिए। चौथा अंतर है कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। जो पल्मोनरी धमनी होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। तो ये हो गया यहाँ पे चौथा। और इसमें देख लीजिए पल्मोनरी सीरा को छोड़कर सभी सीराओं में अशुद्ध रक्त होता है। जो पल्मोनरी सीरा होता है इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी सीराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं?
हैं, तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और यहां पर देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और इसका पीडीएफ हम शाम तक आपको भेज देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 5 हम यहां पे सब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, तो आपको क्या करना है, इसको अपने पास रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको लिख लेना है और इसका रिवीजन करते रहना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।